आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रबल नाभिकीय बल। इंग्लिश में इसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल देखते हैं। नाभिकीय बल यानी नाभिक, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्र में होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में जो फोर्स की बात की जा रही है तो उसे न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। और ये चूंकि स्ट्रांग भी होता है और दुर्बल यानी वीक भी होता है, तो अभी हम प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे। तो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। तो जो प्रबल नाभिकीय बल है, इसी के कारण जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर आकर्षी बल होता है। क्योंकि वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपेक्षणीय होता है, अतः यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी वैद्युत बल है, इसके तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व बल बहुत कम होता है या उपेक्षणीय होता है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। अतः एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यक है। यह प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है, जो कि प्रबलतम में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना है। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता तथा प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सब पे समान रूप से कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी नाभिकीय स्तर पर आवेश का कोई मतलब नहीं है। तथापि इसका परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक की मीमाओं 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो ये परिसर तो ऊपर अभी सारणी पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है। यह किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यही जो प्रबल नाभिकीय बल है, इसी के कारण कोई नाभिक स्थायी होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता। तथापि हाल ही में हुए विकासों में यह सूचित किया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और भी कहीं अधिक मूल अवयवों, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, से मिलकर बना है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये कहा जा रहा है कि तथापि हाल ही में हुए विकासों में, मतलब जो अब जानकारी मिली है, ने यह सूचित किया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और भी कहीं अधिक मूल अवयवों, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, से मिलकर बने हैं। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और भी कहीं अधिक मूल अवयव, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, से मिलकर बने हैं। मतलब न्यूक्लियस में एक क्वार्क नाम का भी कोई पार्टिकल या कण पाया जा सकता है। अब देखिए दुर्बल नाभिकीय बल। इंग्लिश में इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। तो दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं, जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विशेष नाभिकीय प्रक्रियाओं में
जैसे बीटा कण का अगर उत्सर्जन हो रहा है नाभिक से तो यह बल दुर्बल नाभिकीय बल प्रकट होगा। बीटा 6 में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बीटा पार्टिकल का क्षय होता है यानी नाभिक से निकलता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं ये उत्सर्जित होता है यानी बाहर निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुर्बल नाभिकीय बल अभी आगे ये बहुत आसान है, बहुत आगे इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, ध्यान दीजिए, दुर्बल नाभिकीय बल इतना भी दुर्बल नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल हो, परंतु प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा यानी 10⁻⁻16 मीटर कोटि का होता है। अब बलों के एकीकरण की ओर। टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स यानी बलों के एकीकरण की ओर। हमने अनुभाग 1.1 में यह टिप्पणी की है कि एकीकरण भौतिकी की मूलभूत खोज है। भौतिकी की महत्वपूर्ण उन्नति प्रायः विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। न्यूटन ने पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया। पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव को हम लोग, पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल और खगोलीय मतलब सिलेशियल डोमेन्स अंडर ए कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सिलेशियल डोमेन्स अंडर ए कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहने का मतलब है कि न्यूटन ने पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया। आर्स्टेड तथा फैराडे ने प्रायोगिक खोजों द्वारा दर्शाया कि व्यापक रूप में वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं अविच्छेद्य हैं, यानी वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाओं को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मैक्सवेल की इस खोज ने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स को एकीकृत किया। आइंस्टीन ने गुरुत्व तथा विद्युत चुंबकत्व को एकीकृत करने का प्रयास किया, परंतु अपने इस साहसिक कार्य में सफल न हो सके। परंतु इससे भौतिक विज्ञानियों की बलों के एकीकरण के उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने की प्रक्रिया रुकी नहीं। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र ने बहुत प्रगति देखी है। विद्युत चुंबकीय तथा दुर्बल नाभिकीय बल अब एकीकृत हो चुके हैं तथा अब इन्हें एकल यानी विद्युत दुर्बल बल के रूप में देखा जाता है। इस एकीकरण का वास्तव में क्या अर्थ है, इसे यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक दुर्लभ तथा प्रबल बल को एकीकृत करने तथा यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण को अन्य सभी बलों से एकीकृत करने के प्रयास किए गए हैं तथा अब भी किए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी ही धारणाएं अभी भी अनिश्चित तथा अनिवार्य अनिर्णायक बनी हुई हैं। सारणी 1.4 में प्रकृति में मूल बलों के एकीकरण की प्रगति की दिशा में कुछ मील के पत्थरों को सारांश रूप में दर्शाया गया है। तो 1.4 सारणी को देखते हैं। तो सारणी 1.4 है प्रकृति के विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण में प्रगति। तो भौतिकविद कौन से हैं? आइजैक न्यूटन 1667वें साल में खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होते हैं। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने 1820 में यह दर्शाया कि वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र यानी विद्युत चुंबकत्व के अविच्छेद्य रूप हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1873 में दर्शाया कि विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तथा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं।
शेल्डन ग्लाउसो तथा अब्दुल सलाम स्टीवन विनबर्ग ने मिल करके 1979 में यह दर्शाया कि दुर्बल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल को एकल यानी विद्युत दुर्बल बल के विभिन्न रूपों की भांति देखा जा सकता है। कार्लो रूबिया, साइमन वांडर मियर ने विभिन्न विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों को प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया। अब आगे हमारे पास भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो भौतिक नियमों की प्रकृति के अंतर्गत क्या है? भौतिक विज्ञानी विश्व का अन्वेषण करते हैं, उनके अनुसंधान वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं तथा इनका परिसर आमाप में परमाणु की आमाप से कम के कणों से लेकर हमसे अत्यधिक दूरी के तारों की आमाप तक है। परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा तथ्यों को खोजने के साथ साथ भौतिक विज्ञानी उन नियमों की खोज करने का प्रयास करते हैं जो इन तथ्यों का सार प्रायः गणितीय समीकरणों में हो। विभिन्न बलों द्वारा नियंत्रित किसी भी भौतिक परिघटना में कई राशियां समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं, तथापि एक विलक्षण तथ्य यह है कि कुछ विशिष्ट भौतिक राशियां समय के साथ नियत यानी अचर रहती हैं। ये प्रकृति की संरचित राशियां हैं। प्रेक्षित परिघटनाओं की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए इन संरक्षण नियमों को समझना काफी महत्वपूर्ण है। किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन गति के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। गुरुत्व के अधीन किसी पिंड का मुक्त पतन इसका सुपरिचित उदाहरण है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती हैं, परंतु इनका योग स्थिर रहता है। आगे क्या है? मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट होता है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, इसी तरह इसका उल्टा भी। यदि पिंड को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो भूमि से टकराने से ठीक पहले पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। संरक्षी बल के लिए प्रतिबंधित इस नियम को किसी वियुक्त निकाय के लिए व्यापक ऊर्जा संरक्षण नियम, जो ऊष्मागतिकी के पहले नियम का आभार है, से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वियुक्त निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, अलग। भौतिकी में ऊर्जा की संकल्पना प्रमुख होती है तथा प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए ऊर्जा के व्यंजक लिखे जा सकते हैं। जब ऊर्जा के सभी रूपों, उदाहरण के लिए ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि की गणना की जाती है तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम सभी बलों तथा सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों के लिए सत्य है। तो ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम सभी बलों तथा सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों के लिए सत्य है। गिरते पिंड के उदाहरण में यदि आप गिरते पिंड पर लगने वाले वायु के प्रतिरोध के प्रभाव को भी सम्मिलित कर लें और पिंड के भूमि पर टकराने और वहां ठहरने की स्थितियों को देखें तो आप यह पाएंगे कि स्पष्ट रूप से कुछ यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, वायु के प्रतिरोध में उसका नुकसान हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी, इसलिए कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं हुई है। तथापि ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम अभी भी लागू होता है, क्योंकि जो प्रतिरोध है उसके विरोध में, वायु के प्रतिरोध के विरोध में कुछ ऊर्जा
ऊष्मा के रूप में निकल गई। इसका मतलब पूरी ऊर्जा अब भी संरक्षित है। पत्थर की आरंभिक स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे ऊष्मा तथा ध्वनि अंततः अवशोषित होने के पश्चात ध्वनि भी ऊष्मा बन जाती है में होता है। वियुक्त निकाय पत्थर तथा प्रतिवेश की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। वियुक्त निकाय मतलब आइसोलेटेड जो सिस्टम है, तो यानी पत्थर और जहाँ पर वो गिर रहा है उसको पूरे की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रकृति के सभी प्रभाव क्षेत्रों सूक्ष्म से स्थूल तक के लिए वैध माना गया है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम छोटे से बड़ी हर जगह पर लागू होता है। इस नियम का दिनचर्या अनुप्रयोग परमाणविक नाभिकीय तथा मूल कण प्रतिक्रियाओं के विश्लेषणों में किया जाता है। इसके विपरीत विश्व में हर समय हर प्रकार की प्रचंड परिघटनाएं होती रहती हैं, फिर भी विश्व यथासंभव आदर्श वियुक्त निकाय की कुल ऊर्जा परिवर्तनीय है यह माना जाता है। तो कुल मिलाकर के यह माना जाता है कि जो आदर्श हमारा स्टैंडर्ड आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है, यानी संरक्षित रहती है। आइंस्टाइन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के आविष्कार से पूर्व द्रव्य को अविनाशी माना जाने के कारण द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रकृति का एक अन्य मूल संरक्षण नियम माना जाता था। यह उपयोग में होने वाला महत्वपूर्ण नियम था और आज भी है। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के विश्लेषण में इस नियम का अनुप्रयोग काफी समय से हो रहा है। कोई रासायनिक अभिक्रिया मूल रूप से विभिन्न अणुओं में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था ही होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्यवस्थित होकर H2O बना देते हैं और कुछ इसमें परिवर्तन होता नहीं। तो अणुओं परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था ही होती है। यदि अभिकर्मक अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा उत्पादित अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है तो ऊर्जा का यह अंतर ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट जो है उसकी कुल अणुओं की बंधन ऊर्जा, यदि अभिकर्मक अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा उत्पादित अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है तो ऊर्जा का यह अंतर ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अभिकर्मक है, रिएक्टेंट है, उसके अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा अगर उत्पादित यानी प्रोडक्ट अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है तो जो ऊर्जा में कमी आई है वो बाहर निकली है और बाहर ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। और अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है यानी एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसको ध्यान दीजिए। ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाओं में इसका विलोम सत्य है। अगर इंडोथर्मिक होगी, ऊष्मा शोषी का मतलब इंडोथर्मिक, तो इसी का उल्टा सत्य हो जाएगा, मतलब उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। तथापि चूंकि परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित ही होते हैं, नष्ट नहीं होते, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित ही होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद के कुल मास के बराबर होगा। बंधन ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन इतना कम होता है कि उसे द्रव्यमान परिवर्तन के रूप में मापना बहुत कठिन होता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान m ऊर्जा E के तुल्य होता है, जिसे संबंध E बराबर mc² द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ C प्रकाश में निर्वात की चाल है, पीछे पढ़ चुके हैं। नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है
अथवा विलोमता भी होता है। यानी कहने का मतलब कि नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें मास जो है वो एनर्जी में चेंज होता है या एनर्जी मास में चेंज होता है। यह वही ऊर्जा है जो नाभिकीय शक्ति जनन तथा नाभिकीय विस्फोटों में मुक्त होती है। तो नाभिकीय शक्ति जनन यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उनमें या नाभिकीय विस्फोट यानी एटम बम जो है उनमें जो मुक्त होती ऊर्जा यही ऊर्जा होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। परंतु संरक्षित होने वाली सभी राशियां अदिश ही हों यह आवश्यक नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा जैसे संरक्षित होती है इसका मतलब यह नहीं कि सब संरक्षित होने वाली राशियां अदिश हों। जैसे मोमेंटम जो होता है संवेग वो सदिश राशि है जबकि वो भी संरक्षित रहता है, लेकिन हर जगह नहीं संरक्षित रहता। किसी वियुक्त निकाय का कुल रैखिक संवेग तथा कुल कोणीय संवेग दोनों सदिश दोनों भी संरक्षित राशियां हैं। देखो वही बात आ गई ना कि कोई वियुक्त यानी आइसोलेटेड अगर निकाय है तो उसमें रेखीय संवेग हो यानी लिनियर मोमेंटम, चाहे कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम हो, सब संरक्षित होते हैं, लेकिन सब सदिश राशि और संरक्षित भी। इन नियमों को यांत्रिकी में न्यूटन के गति के नियमों में व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो गति के नियमों से इनको व्युत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इनकी वैधता यांत्रिकी के क्षेत्र के भी बाहर है। ये हर प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक कि जहाँ न्यूटन के नियम भी वैध नहीं है में प्रकृति के मूल संरक्षण नियम है। इनकी अत्यधिक सरलता तथा व्यापकता के अतिरिक्त प्रकृति के संरक्षण नियम व्यवहार में भी अत्यंत उपयोगी हैं। ऐसा प्रायः होता है कि विविध बलों तथा कणों से संबंधित पूर्ण गतिकी की किसी जटिल समस्या को हम हल नहीं कर पाते, तथापि संरक्षण नियम ऐसी परिस्थितियों में भी उपयोगी परिणाम प्रदान कर सकते हैं। तो जब आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो यही संरक्षण के नियम जब लागू होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उदाहरण के लिए दो स्वचालित वाहनों की टक्करों की अवधि में लगने वाले जटिल बलों का हमें ज्ञान नहीं होता, फिर भी संवेग संरक्षण नियम हमें यह इस योग्य बनाता है कि हम जटिलताओं से बाहर निकलकर टक्कर के संभावित परिणामों का अनुमान लगाएं तथा उन्हें नियम विरुद्ध घोषित करें। नाभिकीय तथा मूल बलों से संबंधित परिघटनाओं में भी संरक्षण नियम विश्लेषण के उपयोगी साधन होते हैं। वास्तव में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण नियमों का उपयोग करके वुल्फगैंग पाउली ने वर्ष 1931 में इलेक्ट्रॉन के साथ उत्सर्जित एक नवीन कण जिसे अब न्यूट्रिनो कहते हैं के अस्तित्व का सही अनुमान लगाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा नियम लगा करके यहाँ तक हाईलाइट है। प्रकृति की सममितियों का संरक्षण नियमों से गहरा संबंध है, जिसके विषय में आप भौतिकी के अधिक उन्नत पाठ्यक्रम में अन्वेषण करेंगे, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रेक्षण है कि प्रकृति के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। यदि आप आज अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करें तथा अपने उसी प्रयोग को सर्वसम अवस्थाओं में उन्हीं पिंडों के साथ एक वर्ष पश्चात दोहराएं तो आपको समान परिणाम प्राप्त होना एक बाध्यता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि समय के साथ रूपांतरण या स्थानांतरण अथवा अर्थात विस्थापन के सापेक्ष प्रकृति की यह सममिति ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य है। इसी प्रकार दिक् स्थान समांगी है। दिक् स्थान मतलब खाली स्पेस, समांगी है मतलब होमोजीनियस है, सब जगह एक जैसा है वहाँ, तथा विश्व में मूलभूत रूप से कोई अभिमत अवस्थिति नहीं है। इसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्व में प्रकृति के नियम हर स्थान पर समान है। सावधान, विभिन्न अवस्थितियों में विभिन्न परिस्थितियां होने के कारण स्थान परिवर्तन के साथ परिघटनाएं परिवर्तित हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि विश्व में प्रकृति के नियम हर स्थान पर समान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कुछ अंतर हो सकता है।
जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, परंतु चंद्रमा तथा पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण का नियम समान ही है। देखिए मात्रा अलग अलग है लेकिन जो नियम है वो समान है। दिक् स्थान में स्थानांतरण के सापेक्ष प्रकृति के नियमों की यह संमितता से रैखिक संवेग संरक्षण नियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिक् स्थान की समदैशिकता, दिक् स्थान में मूलभूत रूप से कोई आधिमत दिशा नहीं है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम का आधार है। अध्याय 7 देखिए, आगे हम इस सबको विस्तार से पढ़ेंगे। आवेश संरक्षण नियम तथा मूल कणों के अन्य लक्षणों को भी कुछ अमूर्त सम्मितियों से संबंधित किया जा सकता है। दिक् काल की सम्मितियां तथा अन्य अमूर्त सम्मितियां प्रकृति में मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब पीछे देखते हैं, जो छूटे हुए हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए भौतिकी में संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। भौतिकी में संरक्षण नियम, ऊर्जा संवेग, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षण को भौतिकी में मूल नियम माना जाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के कई संरक्षण नियम हैं। उपरोक्त 4 के अतिरिक्त अन्य संरक्षण नियमों के अंतर्गत अधिकांश रूप से नाभिकीय तथा कणिकीय भौतिकी में प्रस्तावित भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है। यह प्रचक्रण, वैरियान संख्या, विचित्रता, उच्च आवेश आदि कुछ अन्य संरक्षित राशियां हैं, परंतु आपको इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई संरक्षण नियम एक परिकल्पना जो कि प्रेक्षणों तथा प्रयोगों पर आधारित कल्पना है होता है। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी संरक्षण नियम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसे प्रयोग से सत्यापित तथा खंडित किया जा सकता है। तो ध्यान देना कि कोई भी संरक्षण नियम इसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते, केवल प्रैक्टिकल द्वारा इसे खंडित कर सकते हैं या सत्यापित कर सकते हैं। कोई प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम के अनुरूप होते हैं वह उस नियम को सत्यापित तथा उसके प्रमाण प्रस्तुत करता है, नियम को प्रमाणित नहीं करता। इसके विपरीत कोई एकल प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम के विरुद्ध प्राप्त होते हैं वह उस नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होता है। किसी से भी ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रमाणित करने के लिए कहना न्यायोचित नहीं है। यह नियम हमारे कई शताब्दियों के अनुभवों का परिणाम है तथा इसे यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, परमाणुविक तथा नाभिकीय भौतिकी तथा अन्य किसी भी क्षेत्र के सभी प्रयोगों में वैध पाया गया है। कुछ विद्यार्थी ऐसा अनुभव करते हैं कि वे गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन करते किसी पिंड की किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग करके यह दर्शा कर कि ऊर्जाओं का यह योग अचर हो रहता है, ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह केवल एक नियम का सत्यापन है, उत्पत्ति नहीं है। अब सर सीवी रमन के बारे में पढ़ेंगे। 1888 से 1970 तक इनका जीवन रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को विरुवानाइकवल में हुआ था। विरुवानाइकवल। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11 वर्ष की आयु में पूरी करके प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं में कार्यभार संभाला। कोलकाता में रहते हुए संध्या काल में उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ कर दिया। उनकी रुचि के क्षेत्र में कंपन वाद्य यंत्रों की विविधता, पराश्रव्य तरंगे, विवर्तन आदि सम्मिलित थे। वर्ष 1917 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर का पद दिया गया। वर्ष 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनका सोसाइटी के फेलो के लिए निर्वाचन किया तथा वर्ष 1930 में इनके कार्य जिसे अब रामन प्रभाव कहते हैं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया। रामन प्रभाव
में माध्यम के अणुओं जब वे कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होते हैं द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना पर विचार किया जाता है। तो कहने का मतलब जो रामन इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि जो माध्यम में अणु हैं यानी मॉलिक्यूल हैं, जब वे कंपन ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित होते हैं, जब कंपन करते करते हाई ऊर्जा लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब उनमें एक्साइटमेंट होता है और एक्साइट होकर दूसरी कक्षा में जाते हैं अपने से उच्च कक्षा में, तो कह रहे हैं कि द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना पर विचार किया जाता है। तो जो लाइट की स्कैटरिंग है उसके बारे में विचार करते हैं। उनके इस कार्य ने आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अनुसंधानों का एक पूर्ण रूप से नवीन मार्ग खोला। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बंगलोर में पहले भारतीय विज्ञान संस्थान और तत्पश्चात रामन अनुसंधान संस्थान में व्यतीत किए। उनके कार्य ने युवा छात्रों की पीढ़ी को प्रोत्साहित किया। आइए अब सारांश पढ़ लेते हैं। समरी: भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विविध घटनाओं में अभिव्यक्ति के अध्ययन से है। भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं तथा इनका अनुप्रयोग व्यापक रूप में विभिन्न संदर्भों एवं परिस्थितियों में किया जाता है। भौतिकी का क्षेत्र विस्तृत है जिसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैला है। भौतिकी तथा प्रौद्योगिक परस्पर संबंधित हैं। भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी परस्पर संबंधित हैं। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो किसी अन्य समय पर भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का जनन करती है। दोनों का समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रकृति में 4 मूल बल हैं जो स्थूल तथा सूक्ष्म जगत की विविध परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये 4 बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। प्रकृति में विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों का एकीकरण भौतिकी की एक मूल खोज है। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित हैं संरक्षित राशियां कहलाती हैं। प्रकृति के संरक्षण नियमों में सम्मिलित कुछ नियम द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, पैरिटी, समता संरक्षण नियम हैं। कुछ संरक्षण नियम एक मूल बल के लिए तो सही होते हैं परंतु किसी अन्य बल के लिए सही नहीं होते। संरक्षण नियमों का प्रकृति की सम्मितियों के साथ गहरा संबंध है। दिक्, स्थान तथा काल की सम्मितियों तथा अन्य सम्मितियों की प्रकृति में मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों में केंद्रीय भूमिका है। दिक् स्थान मतलब खाली स्थान, सममितियां मतलब सिमेट्री, जो सब जगह जैसे खटकोण बना दिया जाता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए उसको सिमेट्रिकल कहेंगे। उसी को हिंदी में सममित कहते हैं। तो अब आज यहीं तक, अब आगे अध्ययन करेंगे।